हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अंजना। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे निबंध लेखन, अध्याय नंबर 21। चलिए शुरू करते हैं। निबंध लेखन विचारों को अभिव्यक्त करने की कला है, यानी कि हमारे जो विचार है उसे किस प्रकार से हम लिखकर अभिव्यक्त कर सकते हैं, वो एक प्रकार की कला है। अब निबंध की परिभाषा देखते हैं। निबंध से तात्पर्य है किसी विषय पर सुसंबद्ध रूप से लिखी गई गद्य रचना से है। निबंध के विषयों की कोई निश्चित सीमा नहीं है। निबंध के लिए किसी भी विषय को लिया जा सकता है, यानी कि हम निबंध को लिखने के लिए हमें किसी एक ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें कोई निश्चित विषय होना चाहिए। किसी भी विषय पर हम निबंध लिख सकते हैं। निबंध लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। अब हमें निबंध लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, देखते हैं। पहला है, जिस विषय पर निबंध लिखना हो उसका पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है, यानी कि हम जिस विषय पर निबंध लिखने वाले हैं उस विषय का हमें अच्छे से पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, तभी हम उस पर अच्छे से निबंध लिख पाएंगे। दूसरा है, निबंध की भाषा सरल, सरस तथा स्पष्ट हो, यानी कि निबंध ऐसा होना चाहिए कि उसकी शब्द यानी कि उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल, स्पष्ट और सरस। यानी कि अगर हम किसी को वो निबंध सुनाए या कोई निबंध हमारा पढ़े तो उसे समझ आए, तभी वो समझ आएगा जब उसकी भाषा सरल होगी, स्पष्ट होगी और सरस होगी। और तीसरा है, निबंध में विचारों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। प्रत्येक बात अलग अलग अनुच्छेदों में लिखी जानी चाहिए, यानी कि निबंध में हमारे जो विचार, हम जिस विषय पे हम निबंध लिख रहे हैं उसके प्रति हमारे जो विचार है उसे सुव्यवस्थित क्रम में लिखना चाहिए और प्रत्येक बात को अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। सिर्फ एक ही अनुच्छेद में हमें सारी बातें नहीं बतानी है, हमें अलग अलग अनुच्छेदों में यानी कि अलग अलग पैराग्राफ में हमें लिखना चाहिए। निबंध में विषय का अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर कोई विषय है, निबंध में विषय का अनावश्यक यानी कि जो विषय जिस विषय में हम निबंध लिख रहे हैं उसमें अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। कि अगर हम जो बात लिख रहे हैं उसमें जिस विषय पर हम लिख रहे हैं तो हमें उस पर ऐसी बातें नहीं लिखनी चाहिए जो उससे मिलती जुलती नहीं है, नहीं तो उस बात को लिखने का निबंध में कोई फायदा नहीं है। निबंधों के प्रकार, अब कौन कौन से प्रकार होते हैं निबंध के। विवरणात्मक निबंध, पहला है विवरणात्मक निबंध, जैसे घटनाओं, यात्राओं, संस्मरणों आदि का वर्णन। यानी कि जो विवरणात्मक निबंध है वो किस प्रकार के होते हैं, जैसे हमें किसी घटना पर लिखना होता है, किसी यात्रा पे लिखना होता है या संस्मरणों पे हमें निबंध लिखना होता है, तो वो निबंध कौन से कहलाते हैं, विवरणात्मक निबंध। अब दूसरा है वर्णनात्मक निबंध। अब वर्णनात्मक निबंध कौन से होते हैं, जैसे नगर, दृश्यों, ऋतुओं या वस्तुओं, यानी कि हम किसी नगर पर या किसी दृश्यों पर या ऋतुओं पर या किसी वस्तु पर अगर हम निबंध लिखते हैं तो वो किस प्रकार के निबंध होते हैं, वो वर्णनात्मक प्रकार के निबंध होते हैं। तीसरा है विचारात्मक निबंध। इनमें किसी विषय के पक्ष विपक्ष में वर्णन पाया जाता है, जैसे चलचित्र या समाचार पर प्रभाव, विज्ञान से लाभ हानि, दहेज एक सामाजिक अपराध आदि। यानी कि जो विचारात्मक निबंध है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम पक्ष और विपक्ष के बारे में लिखते हैं। यानी कि हमारे निबंध में एक ऐसा होता है कि एक विषय पर पक्ष होता है, दूसरे विषय पर विपक्ष होता है। ऐसे जैसे कि विज्ञान से लाभ या हानि। अब अगर हम विज्ञान के ऊपर निबंध लिख रहे हैं तो हम उस निबंध में उस विज्ञान के लाभ भी बताएंगे और हानि भी बताएंगे, दोनों चीजों को बताएंगे। तो इस प्रकार के निबंध को क्या कहते हैं, इस प्रकार के निबंध को विचारात्मक निबंध कहा जाता है। चौथा है भावात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध सुक्तियों आदि पर लिखे जाते हैं, जैसे
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। यानी कि इस प्रकार के निबंधों में हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। जैसे मन के हारे हार है, अगर हम मन से मान लें कि हार है तो हम हार जाते हैं, लेकिन अगर हम मन से मान लें हम जीते हैं तो हम जीता हुआ मानते हैं खुद को। तो इस प्रकार के विषयों पर हम निबंध लिखते हैं, यानी कि हम अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार के निबंध को क्या कहते हैं? भावनात्मक निबंध। अब आगे देखेंगे, निबंध लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं का अनुकरण करना आवश्यक होता है। अब कौन कौन से बिंदुओं का अनुकरण करना आवश्यक है देखते हैं। पहला, प्रस्तावना। प्रस्तावना में निबंध की भूमिका रहती है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से यह बताया जाता है कि लेखक विषय के बारे में क्या कहना चाहता है। यानी कि जब हम निबंध लिखना आरंभ करते हैं तो हम पहले उस निबंध में प्रस्तावना देते हैं। और प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना में विषय का परिचय होता है। हम यह बताते हैं कि हम विषय का परिचय देते हैं कि हम किस पर निबंध लिख रहे हैं, और उसके मुख्य रूप बताए जाते हैं इसमें, प्रस्तावना में। और यह बताया जाता है कि हम यानी कि लेखक विषय के बारे में क्या लिखना चाहता है या क्या कहना चाहता है। दूसरा है विस्तार। विस्तार में निबंध प्रसार पाता है। इसमें विषय के संबंध में प्रत्येक बिंदु को भिन्न भिन्न अनुच्छेदों में विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। अब विस्तार में धीरे धीरे निबंध को हम लिखना आरंभ करते हैं। उसमें क्या होता है? प्रत्येक बिंदु को, यानी कि हम जो हमारी जो भावनाएं जो हम लिखना चाहते हैं, हमारे जो विचार हैं जिस विषय के ऊपर, हम उन बिंदुओं को कैसे अलग अलग अनुच्छेदों में विस्तार पूर्वक लिखते हैं या समझाते हैं। तीसरा है उपसंहार। निबंध का अंतिम भाग उपसंहार कहलाता है। इसके अंतर्गत विषय का सार संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। यहाँ कुछ निबंध दिए गए हैं, इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इनके आधार पर निबंध लिखने का अभ्यास कीजिए। यानी कि उपसंहार क्या है? उपसंहार अंतिम भाग होता है जिसमें हम धीरे धीरे यह बताते हैं। अब हम कुछ शब्दों में यानी कि संक्षिप्त रूप से हम बताते हैं कि हमने इस निबंध में क्या बताया है, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम लास्ट में उसे लिखकर, हम उसे बताकर खत्म करते हैं अपना निबंध। अब नीचे कुछ निबंध दिए गए हैं, उनको हम ध्यानपूर्वक देखकर समझ सकते हैं। जैसे आदर्श विद्यार्थी। अब पहले इसकी प्रस्तावना देखते हैं। आज के विद्यार्थी कल के राष्ट्र निर्माता हैं। देश का भविष्य कल इन्हीं के कंधों पर होगा। अतः आने वाले समय में आज के विद्यार्थी ही देश को दिशा देंगे। ऐसे में विद्यार्थी सुयोग्य होंगे, श्रेष्ठ गुणों से युक्त होंगे तो देश निरंतर उन्नति करेगा, और यदि आदर्शहीन गुणहीन हुए तो देश की अवनति को कोई नहीं रोक सकता। अब शीर्षक क्या है? आदर्श विद्यार्थी। तो पहले अनुच्छेद में हमें समझाया गया है कि इस निबंध में क्या बताया जा रहा है, यानी कि लेखक क्या कहना चाहता है। लेखक आदर्श विद्यार्थियों की बात कर रहा है कि अगर हमारे देश के विद्यार्थी आदर्श होंगे तो हमारा भविष्य भी उज्जवल यानी कि अच्छा होगा, और अगर विद्यार्थी आदर्शहीन हुए, गुणहीन हुए तो देश की अवनति को कोई नहीं रोक सकता। अब दूसरा, आदर्श विद्यार्थी में अनेक गुणों की अपेक्षा की जाती है। यह श्रेष्ठ गुणों से युक्त होना चाहिए। वह अनुशासन प्रिय, सुशील और सच्चरित्र हो। विद्वान और धनवान होने पर भी यदि कोई चरित्रवान नहीं है तो उसे आदर नहीं दिया जाता। संक्षेप में यानी कि हम कह सकते हैं कि अब इन्होंने क्या बताया है कि आदर्श विद्यार्थी कौन होते हैं, किन्हें हम आदर्श विद्यार्थी कह सकते हैं? जिनमें अनुशासन प्रिय हो, जो अनुशासन हो, जो सुशील हो और जो सच्चरित्र हो। यानी कि अगर कोई, और इन्होंने ये भी बताया है कि अगर कोई ज्यादा यानी कि ज्यादा पैसे वाले यानी कि ज्यादा धनवान भी है लेकिन चरित्रवान है तो लेकिन उसका आदर हम नहीं करेंगे। तो यानी कि पैसों से या फिर
धन से किसी का आदर नहीं होता है। किससे होता है? कि वो कितना आदर्शवादी है। अब संक्षेप में आदर्श विद्यार्थी में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। अब कौन कौन से गुण हमने देखे थे अभी? अनुशासन प्रिय। अनुशासन प्रिय कैसे? आदर्श का प्रथम पाठ अनुशासन से प्रारंभ होता है। समय पर उठना, बैठना, पढ़ना, गुरु का आदर, माता पिता का आदर एवं छोटे में स्नेह रखने वाला विद्यार्थी ही आदर्श विद्यार्थी का नाम पा सकता है। अतः आदर्श विद्यार्थी के लिए अनुशासन प्रिय होना आवश्यक है। यानी कि अनुशासन प्रिय वो विद्यार्थी होता है, कौन होता है? जो समय पर उठता है, उठना, बैठना, पढ़ना, समय पर पढ़ता है, अपने गुरुओं का आदर करता है, अपने माता पिता का आदर करता है और अपने छोटों से प्यार करता है। ऐसे स्नेह रखने वाले विद्यार्थी ही क्या कहलाते हैं? आदर्श विद्यार्थी कहलाते हैं। दूसरा, शील आचरण। आदर्श विद्यार्थी मृदुभाषी होते हैं। मृदुभाषी होता है, वह किसी को कटु वचन नहीं कहता, ना ही किसी से लड़ता झगड़ता है। वह विनम्र होता है। विनम्र अनेक गुणों की जननी है। उससे आज्ञाकारिता के भाव स्वयं जन लेते हैं। यानी कि जो शील आचरण है, शील आचरण का मतलब है कि जो विद्यार्थी है वो कैसा होना चाहिए? मृदुभाषी होना चाहिए। वो किसी से भी कटु वचन यानी कि कठोर बुरे वचन का प्रयोग ना करे, वो सबसे प्यार से बात करे। तो वो क्या कहलाएगा? वो शील आचरण का गुण कहलाएगा। अब ऐसे ही तीसरा देखते हैं, लग्नशीलता। आदर्श विद्यार्थी प्रत्येक कार्य को बड़े लग्न से करता है। वह कामचोर नहीं होता। वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करके ही दम लेता है। यानी कि जो आदर्श विद्यार्थी है वो क्या करता है? वो अपने काम को लग्न से, पूरी मेहनत से करता है। वो काम चोरी नहीं दिखाता कि अब इसको मैं कल करूंगा, इसको मैं परसों के लिए छोड़ देता हूँ, ऐसे नहीं। वो जो काम है वो समय पर करता है और पूरी लग्न यानी मेहनत से करता है। अब चौथा है संयमशील। एक आदर्श छात्र संयमशील होता है। संयम से छात्र में एकाग्रता आती है। ऐसा विद्यार्थी भोजन के प्रति, स्वाद में, बनाव, श्रृंगार में, मनोरंजन और क्रोध में संयम से कार्य लेता है। यानी कि संयमशील यानी कि वो उसको जल्दी, जो आदर्श विद्यार्थी है वो संयम से काम लेता है। हड़बड़ाहट नहीं होती उसमें कि भोजन जल्दी जल्दी करना है या जल्दी जल्दी रेडी होना। वो संयम से, आराम से काम लेता है और क्रोध को भी अपने शांत रखता है। उसे जल्दी क्रोध नहीं आता। अब नियमितता। नियमितता अनुशासन का ही अन्य रूप है। आदर्श विद्यार्थी अपने सभी कार्य जैसे अध्ययन, भोजन, खेलकूद और निद्रा नियमित समय पर ही करता है। यानी कि जो आदर्श विद्यार्थी है वो नियमित रूप से अपने कार्य को पूरा करता है। यानी कि वो अपना काम कल पर नहीं, वो उसी समय अपना काम पूरा करता है। और अब चाहे भोजन हो, चाहे खेलकूद हो, चाहे सोना हो, निद्रा हो, वो हर काम को अपने समय पर करता है। छठा है स्वावलंबन। स्वावलंबन आदर्श छात्र के प्रमुख गुणों में से एक है। वह अपने कार्यों के लिए किसी पर निर्भर नहीं होता, अपितु अपने कार्य स्वयं करता है। आदर्श छात्र का सबसे बड़ा गुण विद्या ग्रहण करना है। वह अपना अधिक समय विद्या ग्रहण करने में ही लगाता है। यानी कि जो आदर्श विद्यार्थी है वो अपने कार्यों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होता। जो उसका कार्य है वह स्वयं ही करने का प्रयास करता है। वो किसी और को नहीं देता अपना काम। और आदर्श छात्र का सबसे बड़ा गुण क्या है? विद्या ग्रहण करना। वह विद्या को ग्रहण करता है, समय पर विद्या ग्रहण करता है। तो वो क्या कहलाता है? वह आदर्श विद्यार्थी कहलाता है। अब ये क्या है? ये इन्होंने विस्तार से आदर्श विद्यार्थी के बारे में बता दिया कि आदर्श विद्यार्थी कौन होता है, उसके क्या क्या गुण होते हैं। अब अंत में
उक्त गुणों के अतिरिक्त सत्य बोलना, मधुर भाषण करना, सद्गुणों को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहना, आदर्श छात्र के अन्य गुण हैं। वह दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, वह अपना भविष्य सुधारता है और सब उसे देखकर अपना भविष्य सुधारते हैं। इन सब बातों से देश व समाज निरंतर उन्नति को प्राप्त होते रहते हैं। अंत में इन्होंने आदर्श विद्यार्थी की थोड़ी बहुत जो भी और भी गुण हैं उनको बताकर यहाँ पे उन्होंने अपना निबंध खत्म कर दिया। तो इस निबंध को पढ़ के हमें समझ आ गया कि लेखक हमें क्या बताना चाहता है कि आदर्श विद्यार्थी कैसे होते हैं। पहले उसने आदर्श विद्यार्थी होंगे तो क्या होगा, तो इससे हमें समझ आ गया कि वो हमें आदर्श विद्यार्थी के बारे में बताना चाहता है। फिर धीरे धीरे जब हमने निबंध को और पढ़ा तो विस्तार से उसने बताया कि आदर्श विद्यार्थी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अगर ये सब गुण आदर्श विद्यार्थी में होंगे तो वह आदर्श विद्यार्थी कहलाएगा। फिर अंत में उसने कुछ और गुणों को जोड़कर उस निबंध को समाप्त कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे और भी निबंध के उदाहरण हैं जिन्हें आप पढ़कर समझ सकते हैं। इसी के साथ आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।